वेलकम टू। आज का टॉपिक है डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद। जैसा कि हम अपनी पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ चुके हैं मानव भूगोल की प्रकृति एवं उसकी विषय वस्तु के बारे में, तो इससे हमने ये सीखा है कि मानव भूगोल क्या है। मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन है, अर्थात मानव और पर्यावरण एक दूसरे से किस प्रकार इंटरेक्शन या अंतरक्रिया करते हैं उसका अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल। तो इस अध्ययन को किस प्रकार किया जाए, इसकी दो अप्रोच है या दो उपागम है। तो जो पहली अप्रोच है उसमें मनुष्य को एक निष्क्रिय कारक के रूप में माना जाता है। किन संदर्भों में? अपने पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया प्रतिक्रिया करने के संदर्भ में। और दूसरी अप्रोच में मनुष्य को एक सक्रिय कारक माना जाता है। तो ये हुई दो अप्रोच। पहली अप्रोच में मानव पर्यावरण संबंधों में मानव क्या है कि निष्क्रिय कारक, और दूसरे में क्या है कि सक्रिय कारक। तो जो पहली अप्रोच है उसको हम पर्यावरणीय नीतिवाद या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या केवल नियतिवाद कह सकते हैं या डिटर्मिनिज्म के रूप में जानते हैं, तथा दूसरी जो अप्रोच है उसको पॉसिबिलिज्म या संभववाद के रूप में जानते हैं। तो आज हम नियतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियतिवाद अर्थात नियतिवाद है क्या? तो नियतिवाद, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नियतिवाद में मनुष्य क्या है कि निष्क्रिय कारक है, अर्थात जो मनुष्य की जो समस्त गतिविधियाँ हैं या जो ह्यूमन कोर्स ऑफ एक्शन है, जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, उसका निर्धारण कौन करता है? पर्यावरण करता है। तो व्हाट इज डिटर्मिनिज्म? डिटर्मिनिज्म इज ह्यूमन कोर्स ऑफ एक्शन इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, अर्थात इसमें ह्यूमन को कौन डिटरमाइन या नियंत्रित करता है? एनवायरनमेंट। तो जो मेन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप में क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो किसको डिटरमाइन करता है? मैन को या ह्यूमन एक्शन को। यही क्या है? नियतिवाद। तो इसमें क्या होती है कि मनुष्य के पास अपने जो विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, अर्थात उसके पास कोई चयन की स्वतंत्रता नहीं है। उसकी जो समस्त जो उपलब्धियां हैं, व्यवहार और उसकी जीवन शैली, उसकी संस्कृति, ये सब क्या होते हैं? उसकी जो प्राकृतिक दशाएं हैं या फिर उसका जो भौतिक पर्यावरण है उसी के परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार नियतिवाद में हम देखते हैं कि नियतिवाद में मनुष्य की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती। वो किसका रिजल्ट है या किसका प्रतिफल है? केवल और केवल पर्यावरण का प्रतिफल है। इसको हम जो उसके मानवीय व्यवहार या फिर अन्य जो मानवीय तथ्य हैं, भौगोलिक तत्व हैं, उनमें जो विभिन्न प्रदेशों में जो अंतर पाया जाता है, तो उसको हम जो प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले अंतर के आधार पे समझ सकते हैं कि एक क्षेत्र में जो मानवीय गतिविधियाँ हैं वो किसी दूसरे क्षेत्र की मानवीय गतिविधियों से क्यों भिन्न है, क्योंकि उन दोनों का क्या है? भौतिक पर्यावरण में अंतर है। तो अब हम देखते हैं कि इसका इवोल्यूशन या उद्विकास किस प्रकार हुआ, जो नियतिवादी उपागम है। तो अगर सबसे पहले देखें तो जो ग्रीक और रोमन जो दार्शनिक थे, उनके विचारों में हम नियतिवाद की झलक देखने को मिलती है। और इनमें प्लेटो और हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, एरिस्टोटल, ये कुछ प्रमुख ग्रीक दार्शनिक हैं जो जिनके विचारों में नियतिवाद दिखता है। तो यहाँ हम अरस्तु का उदाहरण लेते हैं, जो जिनको पहला दार्शनिक माना जा सकता है या विचारक माना जा सकता है, जिन्होंने नियतिवाद के बारे में एक विस्तृत व्याख्या की। अरस्तु क्या मानते थे कि जो मानवीय जो कौशल है या गुण है, उनमें जो जलवायु की बड़ी भूमिका होती है। तो उन्होंने लिखा है कि जो शीत प्रदेशों के निवासी हैं या कोल्ड रीजन के हैं, जैसा कि यूरोप में है, उनको वो मानते हैं कि वो साहसी और वीर होते हैं, लेकिन वो अपने जो तकनीकी स्किल हैं और विचारों की दृष्टि से क्या होते हैं? अकुशल होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो एशिया के लोग होते हैं वो क्या? थॉटफुल और स्किलफुल होते हैं, अर्थात कुशल और अच्छे विचारक होते हैं, लेकिन उनमें साहस की भावना का अभाव होता है। वहीं दूसरी ओर जो ग्रीक हैं या यूनानी लोग हैं, वो क्या है? उनकी अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो जो ठंडा उत्तरी जो यूरोप का क्षेत्र है और उष्ण जो एशिया क्षेत्र है, उनके मध्य अवस्थित है। इसलिए इनमें दोनों की जो उत्तम गुण हैं वो पाए जाते हैं।
और इस प्रकार जो यूनान के निवासियों को जो सर्वोत्तम बताया अरस्तु ने, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि स्वाभाविक रूप से शब्द शासन करने के लिए योग्य हैं। इसके अलावा इरेटोस्थनीज, स्ट्रेबो, टोलमी, इन सब ने भी अपने जो नीतिवादी विचार रखे, जिसमें स्ट्रेबो और टोलमी क्या है, रोमन विचारक हैं। इन दोनों ने ही यह बताने की कोशिश की कि किस प्रकार, विशेषकर स्ट्रेबो ने, कि किस प्रकार जो इटली है उसकी अवस्थिति, उसकी आकृति, उसका ऊंचाई और जलवायु, अर्थात ये सब जो भौतिक कारक हैं, उन्होंने किस प्रकार रोम के जो साम्राज्य है उसके उदय को प्रभावित किया या उसमें अपनी भूमिका निभाई। कालांतर में जो मध्य युग का समय में यूरोप में क्या, जो डार्क एज का दौर था, अंधकार का युग था, उस समय यूरोप में ज्ञान और विज्ञान का विकास अवरुद्ध था। तो उस समय जो ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, मुख्यतः विशेषकर अगर भौगोलिक विचार को देखें या भौगोलिक तत्वों को देखें, तो उनका विकास हुआ जो अरब विद्वान थे उनके चिंतन में। तो उनमें कुछ हैं अल-मसूदी, अल-बिरूनी, इब्न खल्दून, इब्न बतूता आदि। तो इनमें इब्न खल्दून का जिक्र करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने किसकी बात की, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म की, अर्थात जलवायु नीतिवाद की। किस प्रकार जो जलवायु हैं वो मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। और इनका मानना था कि जो सूर्य के अधिक निकट अवस्थित हैं, अर्थात जहाँ सूर्य तक अधिक मिलता है, उनका रंग, उनका वर्ण क्या है, श्याम या काला है। वहीं दूसरे जो दूर अवस्थित हैं वो श्वेत वर्ण के हैं। इसके अलावा इन्होंने जो मानव पर्यावरण जो संबंध है उन पे बहुत अधिक फोकस किया, या इनको कहा जा सकता है कि जो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने जो मानव पर्यावरण संबंधों को अपने अध्ययन में इतनी अधिक महत्व दिया। जैसे कि इन्होंने इस एक विस्तृत अध्ययन भी किया। इन्होंने ये बताया कि जो मकर संस्कृति है, जो नोमैडिक कल्चर है, वो किस प्रकार मनुष्य दशाओं के कारण ही है, अर्थात जो उसकी पर्यावरणीय दशाएं, जो मरुस्थलीय दशाएं, वो ही एक नोमैडिक कल्चर को या मकर संस्कृति को प्रेरित करते हैं। इसके बाद यूरोप में आता है पुनर्जागरण का युग। जो पुनर्जागरण का दौर था उसमें तो अंधकार युग के बाद में या मिडिल एज के बाद में यूरोप में फिर पुनः नियतिवाद या फिर अन्य जो विचार थे उनका पुनः आविर्भाव हुआ। उनमें मोंटेस्क्यू, इमैनुअल कांट आदि प्रमुख विचारक थे। कांट और मोंटेस्क्यू दोनों ने ये माना, ये भी एक तरीके से जलवायु नीतिवाद के समर्थक थे। इन्होंने माना कि जो उष्ण जलवायु के जो निवासी हैं वो शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर, आलसी हैं। वहीं दूसरी ओर जो शीत जलवायु के जो निवासी हैं वो अधिक बलिष्ठ और अधिक साहसी होते हैं। तो इस प्रकार जो प्राचीन काल, मध्यकाल, उसके बाद पुनर्जागरण के युग में, अर्थात आधुनिक काल के प्रारंभ से पहले तक के अगर विचार देखें, जो नीतिवादी विचार देखें, तो इनमें क्या कि सब में ये प्रयास किया गया है कि जो मानवीय गतिविधि हैं उनको पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करता है। लेकिन जो वैज्ञानिक नियतिवाद है, अर्थात जो नियतिवादी जो दर्शन है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक युग के साथ ही प्रारंभ हुआ, जिसकी हम अब आगे चर्चा करेंगे।